मेरा जो सफ़र था ना अली, वो ये था कि मैं हमेशा से कभी भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहती थी। जिस वक्त एनएलपी नहीं थी उस वक्त और आज के अंदर क्या डिफरेंसेस फील करती हैं आप? एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और जो लोग सुन भी रहे हैं, हमें बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जो कमी मैंने अभी आपको जी। जिक्र किया कि प्रैक्टिकल टूल्स नहीं होते। एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास तो लगता है कि इस तरफ उसको आना ही नहीं है, क्योंकि वो शायद वो उनका ये पीस ऑफ केक है ही नहीं। कि जो हमारा ऐसा तबका है जो बेसिक नेसेसिटीज़ को तरस रहा है, तो वो ऑफ कोर्स उनकी मजबूरियां और उनके जो माइंड है उनको पता है कि परेशानियां हैं, लेकिन एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है। आप ये सोचेंगे ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है, लाशऊरी दिमाग जो 90% होता है एक इंसान में। सारी चीजें यहाँ से ही आपकी ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ ही आपकी मेमोरी स्टोर हुई है। जो जेनजी है ना, वो हमारे वक्तों से ज्यादा अवेयर भी बहुत है। अब जैसे कोई भी आप बच्चे से बात, अगर टीनेजर है उसे बोलते हैं मेंटल हेल्थ का, तुम्हें पता, वो उसको पता होगा कि मेंटल इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू विदियार के में खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं बिस्मिल्लाह परवेज़। बिस्मिल्लाह एनएलपी एंड हिप्नोसिस ट्रेनर हैं, एग्जेक्टिव कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बिस्मिल्लाह आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं अली? अल्लाह का करम है। बिस्मिल्लाह, हम बात शुरू करेंगे आपसे कि आज आपने एक एज साइकोलॉजिस्ट जो है अपने कैरियर का आगाज़ किया, आज आप एक ट्रेनर के तौर पे काम कर रही हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका सफ़र है, ये किस तरह से शुरू हुआ? बिल्कुल। अच्छा, जब मैं ये इधर बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि यहाँ आप जहाँ बैठे हुए हैं और बहुत साल पहले जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, तो बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे और बड़ी स्ट्रगल भी देखी, लेकिन मेरा जो सफ़र था ना अली, वो ये था कि मैं हमेशा से जो थी वो कभी भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहती थी। मेरे वालिद ने जो था वो ये सजेस्ट किया था कि बेटा आप साइकोलॉजी में जाओ। और वो खुद क्या थे? और मेरे अब्बू जो हैं वो लॉयर भी थे और एजुकेशन में डायरेक्टर पोजीशन पे भी थे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, चौधरी मुजम्मिल परवेज। तो उनका हमेशा होता था कि बेटा आप ना साइकोलॉजिस्ट बनो, और मेरा हमेशा ये था कि नहीं अब्बू जी मुझे नहीं बनना। खैर, जो उन्होंने डिसीजन लिया मैं उस वक्त देख नहीं पा रही थी कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या है। वो बेहतरीन डिसीजन था। खैर, साइकोलॉजी की फील्ड में आए विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ नोइंग के ह्यूमन माइंड या बिहेवियर क्या होता है, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह। और वो 4 साल की जो जर्नी थी वो ली और आगे पढ़ाई कंटिन्यू की। उससे प्रीवियस आपकी एजुकेशन क्या थी? आपने साइंस को सिलेक्ट किया था, साइंसेस में रही या किसी और फील्ड के से आई आप इसके अंदर? अच्छा, मैंने मैट्रिक तक जो था वो साइंस में किया था, और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर था वो मैंने आर्ट्स में लिया था। और उसके बाद ये था कि साइकोलॉजी का सफ़र गुजरा, और फिर जब ख़त्म हुई डिग्री तो फिर काम के उसमें हवाले से किया। अच्छा, एक चीज़ जो थी वो मुझे लगती थी हमेशा से, जब मैं अपनी एजुकेशन की फील्ड में भी थी, कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स और जो थेरेपीज़ जो ज़रूरी हैं वो हमारे पास नहीं होती थी। तो फोकस ज़्यादा था थेरेप्यूटिक्स के ऊपर या थ्योरेटिक्स के ऊपर, यानी थ्योरी पार्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता था और प्रैक्टिकल कम होता था। इसी की तलाश में वो कहते हैं ना, जब आपको लगता है कि जब आप काम करते हो, तो मैंने सीडी हॉस्पिटल, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ काम किया। तो मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा सपोर्ट तो बन रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए, जो भी मेरे पास आ रहा है डिप्रेशन एंजाइटी का, लेकिन मैं उसके लिए कोई रिजल्ट उस तरह नहीं प्रोड्यूस कर पा रही जो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं करूँ, और ना उसके एक्सपेक्टेशंस पे इतना पूरा उतर रही हूँ। तो कैथारसिस इज गुड, सपोर्ट इज गुड, लिसनिंग ईयर इज गुड, पर रिजल्ट्स किधर हैं? वो रिजल्ट्स जो थे वो फिर, और मेरा ख्याल है असल चीज वही है, असल चीज ही वो है। तो 2019 में फिर मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पता चला, और एनएलपी किया पहले खुद एज अ प्रैक्टिशनर किया, मास्टर प्रैक्टिशनर किया, फिर बहुत अच्छा लगा, तो आगे इसी के अंदर जो है वो ट्रेनर बन गई, हिप्नोसिस की ट्रेनर बनी, और अब जो है वो लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये जर्नी थी कि खुद की वो तलाश थी ना कि कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए फिर एनएलपी से मुलाकात हो गई। क्या फ़र्क देखती हैं सोसाइटी के अंदर या क्लाइंट्स के सामने, जिस वक्त एनएलपी नहीं थी उस वक्त और आज के अंदर क्या डिफरेंसेस फील करती हैं आप? अच्छा, उस वक्त ये होता था कि देखें,
एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और जो लोग सुन भी रहे हैं, हमें बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जो कमी मैंने अभी आपको जिक्र किया कि प्रैक्टिकल टूल्स नहीं होते। तो मैं जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती थी तो वो होलिस्टिक एम्पावरमेंट नहीं क्रिएट कर पाती थी। मैं उनकी बात सुन लेती थी, मैं उनको कुछ टेक्निक्स करवा देती थी जिससे वो थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस जरूर करते थे, लेकिन वो एक परमानेंट उनका एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं था। तो एनएलपी करने के बाद, क्योंकि एनएलपी की जो इंटरवेंशंस हैं या हिप्नोसिस की इंटरवेंशंस हैं वो बहुत ही फास्ट टू द पॉइंट और डीपर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो जब ये वाले टूल बॉक्स मिला तो एक या दो इंटरवेंशंस नहीं थी, सेट ऑफ इंटरवेंशंस थी। एक स्किल, आप कहते हो एक स्किल सेट आपने अडॉप्ट किया। उसके बाद अब ये होता है कि मुझे पता है कि जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू, बेशक वो डिसऑर्डर्स के थ्रू आता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो अगर मैं एनएलपी टूल्स एंड टेक्निक्स को अपनाती हूँ अपनी प्रैक्टिस में तो मैं डिसऑर्डर्स के साथ काम कर सकती हूँ मैनेजमेंट में। कभी भी हम डिसऑर्डर्स को, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स को पूरी तरीके से नहीं खत्म कर सकते, ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं। तो इन कोलैबोरेशन विद द साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, अपने फेलो साइकोलॉजिस्ट के साथ भी बैठती हूँ, और साइकाइट्रिस्ट, हम तीनों मिलके, डोमेन जो मेरी कोचिंग की भी है, हम तीनों मिलके एक एम्पावरमेंट जरूर क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो हम सोसाइटी में देखते हैं, आप मुझे नहीं मालूम कि मुझसे एग्री करेंगी डिसएग्री करेंगी, कि एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास तो लगता है कि इस तरफ उसको आना ही नहीं है, क्योंकि वो शायद वो उनका ये पीस ऑफ केक है ही नहीं। मिडिल क्लास के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको डिप्रेशन के, एंजाइटी के या फर्दर कोई भी इश्यूज हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का उसको हिस्सा समझते हैं और उसी तरह जीते हैं। एलीट क्लास फिर भी उसको कुछ सीरियस लेते हैं। आप मेरे इस स्टेटमेंट से किस हद तक एग्री करती हैं? अच्छा, बिल्कुल, मैं आपसे एग्री भी करती हूँ और इसी के अंदर ऐड भी करना चाहती हूँ कि जो हमारा ऐसा तबका है जो बेसिक नेसेसिटीज़ को तरस रहा है, तो वो ऑफ कोर्स उनकी मजबूरियाँ और उनके जो माइंड है, उनको पता है कि परेशानियां हैं, लेकिन एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, रिसाई ही नहीं है इस तरह की चीज़ों के लिए कि उन्होंने साइकोलॉजिस्ट या कोच के पास जाना है अपने, उनको लगता है कि अच्छा ये तो तकलीफ़ें मिली हैं, ये नहीं हो सकता। उनकी रिसाई नहीं है और उनकी और परेशानियां भी हैं। मिडिल क्लास जहाँ तक है, मैंने ऐसा देखा है कि अब मिडिल क्लास में अवेयरनेस आ गई है, और बहुत से अब जो आप देख रहे हैं कि जेन ज़ी है, बेशक वो मिडिल क्लास से ही क्यों ना ताल्लुक रखते हो या लोअर मिडिल क्लास से रखती हो या पर, तो उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है और अब वो बहुत चीजें कर रहे हैं, फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं, यूट्यूब को करते हैं, आपकी तरह ये जितने ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप लोग कर रहे हैं मेंटल वेलबींग पे, इमोशनल वेलबींग पे, उसको सुनते हैं। तो जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब बात आती है एलीट क्लास की। अच्छा, हम अगर 15-20 साल पहले जाएं, बिस्मिल्लाह परवेज, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त तो आप अगर इस किस्म की बात कर दें तो जो पेशेंट जिसको आप कहें तो वो भी, और उससे जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी, वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। वो कहेंगे कि आप क्या, जो भी रिलेशन है, कि आप उसको पागल कह रहे हो, कि वो जो है आपके सामने नॉर्मल एक शख्सियत है, आप कह रहे हो कि जी उसका दिमाग खराब हो गया है, वो किसी डिसऑर्डर का शिकार है। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, जो किसी हद तक आप कह रही हैं कि सोसाइटी के अंदर आना शुरू हो गई। बिल्कुल। अगर हमारे टाइम पे, क्योंकि मैं जो हूँ वो जेन वाई हूँ, तो मेरा अगर टाइम देखा, हम तो अवेयर हुए, हमसे ज्यादा और अवेयर जेन ज़ी है। हमसे जो पहले हमारे माँ बाप थे ना, उनको कभी ये सब्जेक्ट्स, मतलब उस वक्त मेंटल हेल्थ हर एक के लिए नहीं था। वो एक था कि ये डिसऑर्डर्स वाले लोग जो बिल्कुल रिटार्ड हैं, उनका तो वो वही सिलेबस पढ़ते आते थे। अगर किसी ने साइकोलॉजी भी ली है तो वो उसी माइंडसेट से आता था कि यार मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो दे आर नॉट फंक्शनल या डिसफंक्शनल हैं। और अगर उनके लिए कोई चीज है तो उनकी, मेरा ख्याल है, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो मेंटल हॉस्पिटल्स होते थे और उसके अलावा कोई उनके पास ऐसा कोई फॉरम मौजूद नहीं था, क्योंकि ग्रोइंग फील्ड थी, वो भी एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर थी। लेकिन अब जो है वो, अब तो मैं आपको ये कहूंगी कि जब से ये सोशल मीडिया आया ना, हम सोशल मीडिया को बुरा भी बहुत बोलते हैं कि ये सारी चीजें, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत सी अवेयर
अवेयरनेस क्रिएट हर चीज के इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। आप वही वाली बात है कि एक मिसाल इसमें दूंगी सोशल मीडिया की रिलेटेड, कि इस जो आपके किचन में चाकू होता है, ठीक है, चाकू को आप किसी को कत्ल करने के लिए भी यूज कर सकते हो और सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। चाकू जो है वो किसी की जिंदगी बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो यस, अवेयरनेस है और आई एम सो ग्लैड कि अब लोग जो हैं इस तरफ आ रहे हैं, उनको पता है। अगर वो अफोर्ड करते हैं थेरेपी सेशंस, कोचिंग सेशन, ठीक है, ज़बरदस्त। अगर नहीं भी करते तो एटलीस्ट उनको पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और उनको कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। तो ये भी अवेयरनेस एक बहुत बड़ा गोल्डन मैं कहूँगी कि एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा बिस्मिल्लाह, जो हमारे इस वक्त मौजूदा जेनजी की बात कर रहे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके वालिदैन जो हैं वो जेन वाई हैं, जाहिर है मे बी उससे कुछ पीछे हों, उनको क्या एडवाइस करेंगी कि आज जब बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स को एक्सेप्टेंस नहीं करते हम उसकी, हम उसको फ़ौरन ही जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, उसकी बात नहीं सुनते, हम कहते हैं नहीं, तुम जो बात कह रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो कह रहे हैं या तो वो है या तुमने गलत महसूस किया है। क्या एडवाइस करेंगी कि जब एक बच्चा उनकी तरफ आता है और कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो पेरेंट्स को स्पेशली क्या करना चाहिए? अच्छा, पेरेंटिंग एक इतना बड़ा कहते हैं डोमेन है, एक स्किल सेट मैं कहूँगी। ये बहुत दफ़ा एक इंसान जो है वो माँ बाप तो बन जाते हैं लेकिन उस स्किल सेट को नहीं अपनाते कि वो कैसे उन्होंने जो है बच्चे को डील करना है। ये जो देखने वाले हैं उनको भी मैं बता रही हूँ कि पेरेंटिंग जो है वो आपकी बच्चा जब पैदा होता है उससे नहीं स्टार्ट होती, उससे भी पहले हम देखा जाए तो जब माँ के पेट में बच्चा होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है, 7वां, 8वां, 9वां महीना, इसमें बच्चे का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो डेवलप हो चुका होता है। तो यहाँ से ही बच्चे पे जो असरात होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो जब माँ थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है तो उसको जो चीज़ें करनी है वो ये है कि इतनी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में ना उसको रखें, ठीक है। वो जो कंज्यूम कर रही है, कंज्यूम खाना ही नहीं सिर्फ, जो सुन रही है, देख रही है, जो परेशानियां सह रही है, जो इमोशनल स्टेट में है, वो डायरेक्ट बच्चे को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि बच्चे की पैदाइश हो गई है। बच्चे की पैदाइश से लेके 7 साल तक ये इम्प्रिंट एज कहलाती है। ये बहुत है, इसको कहते हैं ये सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट एज होती है कि अगर आपने बच्चे को बनाना है या बिगाड़ना है तो आप इस एज में सब कुछ हो सकता है। बच्चा एक स्पॉन्ज आपने देखा होगा, उस तरह ही होता है। तो आप उसको अगर डर्टी वाटर में डिप करेंगे तो वो वैसा ही निकलेगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने बच्चे की इन्वायरमेंट पे चेक करें। अगर आप खुद न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हैं तो बच्चे को अटेंशन देना आपका बहुत जरूरी है। बट आप क्या कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, बच्चा सुनता है, देखता है, महसूस करता है, ठीक है। और वो जो सुन रहा है ना वही उसकी हकीकत बन जाती है। इसमें एक मिसाल दूंगी अली कि बहुत से बच्चे जो हैं, वो भी बेचारा बच्चा पैदा होता है, अगर थोड़ा सा सांवला बच्चा हो और माँ बाप भी गया होता है तो अक्सर सारे ही लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत में भी उसको ये तो कालू आ गया, ये तो कालू आ गया। अब वो बच्चा ये सुन रहा है सारी चीजें, आपने उसको एक लेबल दे दिया, आपने उसकी शख्सियत में एक उसको लेबल दे दिया, उसके नाम से पहले उसको दिमाग में आता है कि इसका ये लेबल है। अब यही बच्चा जब बड़ा होता है तो ये एक बिलीफ सिस्टम के साथ पैदा होता है कि मुझे काला का है, काला इज नॉट इज इक्वल टू गुड लुकिंग। तो वो अपने आप को पहले ही तस्लीम कर लेता है कि मैं नहीं प्यारा, और वो फिर आगे जो है जाके उसकी शख्सियत का हिस्सा बनता है, उसके थॉट्स का हिस्सा बनता है। और एक चीज और आपने जरूर देखी होगी, मैंने सोसाइटी में देखी है कि जब कोई क्राइम्स होते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पीछे बहुत छोटी छोटी रीजंस होती हैं। जैसे आपने कहा ना, ये बहुत हमारे यहाँ सोसाइटी में बॉडी शेमिंग, ये हमारे लिए कोई ये फॉरेन में तो है, यानी अब्रॉड में, यूरोप में, अमेरिका में तो है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन जगहों पे इसको कुछ समझा ही नहीं जाता। हम जो है ये नाम है, और बहुत सी जगहों पे तो उसको उसी तरह से एक्सेप्टेंस उसकी है कि आप किसी को मोटा कहें, किसी को काला कहें। अच्छा, जिस रीजन में है तो यहाँ पे कौन से गोरे पैदा होंगे काले और सांवले ही पैदा होने।
और हर रंग इतना खूबसूरत होता है ना कि हमारी अब जब मैं बाहर थी तो मैं देखती थी कि वहाँ सन टैन और ये कर रहे होते, गोरे काला होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो एक ऐसी चीज होती है कि हमें जो चीज नहीं मिलती, अभी भी हमारा दिमागी तौर पे हम वही मोहताजी के शिकार हैं जो हमारे अंग्रेजों के टाइम पे हमारा माइंडसेट बना दिया गया था। तो अभी भी हमारे वो पैटर्न्स खत्म, वो चले गए लेकिन वो अपना बीज बो के गए हैं कि हालांकि रिलीजन हमारा ये कहता है बिस्मिल्लाह कि हम जो हैं अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल तख्लीक किया है, बनाया। तो आप देखें अगर आंखें, नाक, कान, यही सेंसेस हमारे पास सब मौजूद हैं, हाथ पैर मौजूद हैं, तो इसी का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप मोटे हैं तो आप चाहते हैं पतले हो जाएं, पतले हैं तो आप चाहते हैं मोटे हो जाएं, तो ये तो कहीं पे खत्म ही नहीं होता, खत्म नहीं होता। बिल्कुल। मैं एक जापानीज रिसर्च देख रहा था, आपने एजुकेशन की बात की, तरबियत की स्पेशली आपने बात की, तो जापानीज रिसर्च में उन्होंने वक्तन फवक्तन उसको जो है उन्होंने उसको रिवैम्प किया है कि वो पहले कहते थे कि जो 3 से 8 साल का बच्चे की एज है उस वक्त तरबियत होती है, फिर उन्होंने कहा नहीं 0 to 8 years होती है, जिसको EC का नाम दिया गया। अब जापानीज कहते हैं नहीं, -9 months अब आप जो है उस वक्त से इसको काउंट करेंगे, जो आपने बात कही है। और हमारा मजहब भी यही कहता है, बहुत से मज़ाहिब यही बात कहते हैं कि आप बच्चे की तरबियत इसी अंदाज से शुरू करें। बिल्कुल। एक और चीज़ मुझे याद आई, मैंने आपसे शेयर करूं कि एक बड़े पाए के आलिम दीन थे और उन्होंने देखा उनका कोई 6-7 साल का बच्चा था, कंप्लेन आई कि जो मश्क होती है जिसमें पानी लेके जाते हैं, उसको किसी नोकीली चीज़ से बच्चे ने उसको टेम्पर कर दिया और पानी बहने लगा, उसकी कंप्लेन आई। दोनों मियाँ बीवी बहुत पारसा थे, बहुत ही मजहबी तौर पे स्ट्रॉन्ग थे, परेशान हो गए कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्या, हमारी तरबियत में कमी रह गई है। बहुत सोचने में पता चला तो बीवी ने कहा कि जब ये मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त मैं एक जगह से गुजर रही थी, अनार के अंदर मैंने सुई को दाखिल किया और उसका टेस्ट ले लिया और उसकी मैंने कीमत अदा नहीं की थी। तो शायद ये वही रिफ्लेक्शन है जो 6-7 साल के बाद आज बच्चे में नजर आई है। अच्छा, हम सोसाइटी में देख रहे हैं बिस्मिल्लाह कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इमोशनल सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो ये कुछ क्या बिल्ट हो गई है या है ही सोसाइटी के अंदर? किस बात की फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्ड हुई है। मैं इसको हमेशा ये कहती हूँ कि हमें बड़े एक चीज़ में हम बहुत माहिर हैं, बचपन से हमें महारत इसमें डाल दी होती है कि भाई अपने इमोशंस को आपने जो है ना सप्रेस करना है, एक्सप्रेस नहीं करना, प्रोसेस नहीं करना। तो हम जो है वो पहली स्टेज पे ही होते हैं कि अगर हमें कोई गुस्सा आया या कुछ इस तरह हुआ तो हमने जो है वो उसको दबाने का पूरा भरपूर करना होता है। जैसे एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि बच्चे जब लड़के होते हैं, अब रोने का इमोशन दोनों में अल्लाह पाक ने, इंसान है ना तो इंसान को गम होगा तो वो रोएगा। तो जो ही छोटा सा बच्चा होता है, अभी मैं आपको एक इसका वाकया भी सुनाती हूँ कि एक फैमिली में डेथ हुई और उधर मतलब बच्चा, ऑफ कोर्स बच्चे को नहीं दिखाते और सारी चीजें, तो लेकिन उसको पता था कि दादा अब्बू की डेथ हो गई है। अब वो जो ही उसको किया तो सब उसको कह रहे नहीं रोना नहीं है, तुम तो शेर, वो पंजाब में शेर पुत्र हमारा है, तुमने रोना नहीं, तुमने रोना नहीं है। अब वो बच्चे ने उसको प्रोसेस ही नहीं किया। ये इसी तरह आप कोई और चोट लगती है तो हम कहते हैं नहीं 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 बहादुर बनो, भाई रोना आ रहा है तो रो लो ना, प्रोसेस करो। और आप ये देखें कि ऐसी कोई डेथ हो जाए, सडन डेथ हो जाए, तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं सकते की हालत में आ जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको वो एक्सेप्ट करवाना, रियलाइज करवाना जरूरी है। अदरवाइज वो सारी जिंदगी जो एक गम है वो आपके दिल में बैठ जाएगा। ग्रीफ का टाइम पीरियड होता है और वो प्रोसेसिंग बहुत जरूरी होती है। तो जब ये सप्रेशन आपका इतना बढ़ जाता है ना, तो मैं हमेशा इस मग को आपको दिखाऊंगी करते हुए, आप ये सोचेंगे ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है, लाशऊरी दिमाग जो 90% होता है एक इंसान में। सारी चीजें यहाँ से ही आपकी ओरिजिनेट होती है, यहाँ ही आपकी मेमोरी स्टोर हुई हुई है। आपने सप्रेशन किया, आप ये पूरी आपकी जिंदगी है, 24 साल 25 साल 50 साल जो भी है, यहाँ सप्रेशन हुआ, कोई मसले की बात नहीं,
कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा सा किया, यहाँ भी नहीं हुआ, और करते गए, यहाँ तक भर गया पैमाना, यहाँ तक। जब ये यहाँ तक आता है ना पैमाना, अब छलकेगा। तो उसकी ना दो चीजें होती हैं। सबसे पहले बहुत से लोग जो सुनने वाले हैं वो भी इसको देख लेंगे, आपका जो है वो एकदम से आपका दिल खफा होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल डूब रहा है, सब चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप स्टक फेज में आ गए और आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता डायरेक्शन कहाँ जानी है। अगर पूछे ऐसे शख्स से कि क्यों, क्या मसला है, मुझे नहीं पता। और दूसरा, आपको आपका जो दिमाग होता है, जहन होता है, इस तरह बताता है कि आपके जिस्म में दर्दें, जैसे आपने देखा होगा क्रॉनिक पेन्स को हम एनएलपी में इसको क्रॉनिक पेन्स कहते हैं। क्रॉनिक पेन्स ऐसी होती हैं जिनका मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, यानी आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपको कोई इंजरी नहीं हुई, बस ऐसा है कि आप सारा मतलब रात को सोते हो और सुबह उठते हो, आपने नींद पूरी की है लेकिन थके थके महसूस कर रहे हैं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जो ही थोड़ी सी स्ट्रेस की एक एनवायरनमेंट आई या कोई ट्रिगर हुआ तो एक दर्द आपको जो है शार्प पेन जो है वो महसूस होना शुरू हो गया। तो फिर इस तरह जो है वो आपके हेडेक्स और आपके जो माइग्रेन्स हैं, ये सारी चीजें, या नेक की स्टिफनेस भी इसके अंदर ऐड हो जाती है, सोराइसिस इसके अंदर ऐड हो जाता है मे बी। एग्जैक्टली। सो ये सारी चीजें जो हैं ये फिर आपके साइकोसोमैटिक सिम्टम्स बनते हैं, ठीक है। जो अंदर चल रहा होता है वो अंदर नहीं अब रहता, वो बाहर भी आना शुरू हो गया। जो आपने बात की ना कि वो छलक रहा है, अब नजर आ रहा है। बहुत से लोग अभी भी इसको इग्नोर करेंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों हो रहा है, बस सही है, ठीक है, थोड़ा सा हम वेकेशंस पे चले जाते हैं, जरा नॉर्दर्न एरियाज में घूम फिर आते हैं। आप घूम तो आए हो, थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया आपने, लेकिन आपने वो चीज सही नहीं की, तो जब आप वापस रूटीन में आओगे फिर वही चीजें आएंगी, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो। दैट्स व्हाई फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। दूसरा इसका मैं ये कहूंगी, अली के फ्रस्ट्रेशन का बढ़ने का ये भी बहुत बड़ा है कि हम जिस एज में अब आ गए हैं, आपकी और मेरी जो उम्र है, हम लोग 90s 80s के हैं, तो हमारे टाइम पे ये जो एकदम से जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो एक था ना, वो नहीं था, हमें ठहराव था, एक हमें ये होता था कि सब्र करना है। अब जो है, क्योंकि अब हम इसमें लग चुके हैं इस दौड़ में, तो हमारा भी ये है कि जल्दी जल्दी से हमें कुछ मिले, हमें अच्छा लगे, एक डोपामिन का रिलीज हो, तो ये कांस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन है, अब जब हमें बहुत सी जब नहीं मिल रही होती उस तरह, तो फिर हम लोग उलझन का शिकार। लेकिन बिस्मिल्लाह, अगर आप देखें ना कि हम जो आपने बात की, जो 80s और 90s की जनरेशन्स हैं, तो उन्होंने तो कितना चेंज देखा, उनके सामने ये डिजिटल एरा जो है वो बिल्ट हुआ, और उसकी तमाम जो उन्होंने सारे स्टेपिंग्स देखी उसकी। हम वो लोग हैं जो एक मोनोलॉग फोन यूज करते थे, मोबाइल फोन आ गया, डिजिटल स्मार्टफोन्स आ गए, इस तरह हर जगह पे चेंजेस हुए, लेकिन हमें फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। आज भी हम शॉर्टकट्स की तरफ नहीं है, हम प्रॉपर काम करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो जेन ज़ी की आप बात कर रही हैं, वो तो शॉर्टकट्स की तरफ जा रही है, वो चाह रही, अच्छा उसको मिल भी रहे हैं, ऐसे मौके भी मिल रहे हैं। तो ये जनरेशन जब आगे जाएगी तो आप क्या समझती हैं कि माशरे में और फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर और इस किस्म की चीज़ें नहीं पैदा हो जाएंगी, जहाँ पे रिलेशंस ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ काम रह जाएगा, और काम और शॉर्टकट्स, और हम जो है वो सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लग जाएंगे? अच्छा, मैं इसमें ये कहूँगी अली कि जो जेनजी है ना, वो हमारे वक्तों से ज्यादा अवेयर भी बहुत है। अब जैसे कोई भी आप बच्चे से बात, अगर टीनेजर है, उसे बोलते हैं मेंटल हेल्थ का, तुम्हें पता, वो उसको पता होगा कि मेंटल इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम पे ये होता था, जो बता दिया हमने वही करना है। इंस्ट्रक्शंस, एक इंस्ट्रक्शन आपको दे दी जाती थी कि भाई सोना इस टाइम पे, उठना इस टाइम पे, खाना ये है, खाना ये नहीं है, यहाँ जाना है, यही आपका पाथ हुए। दरख्त के नीचे नहीं जाओ, भूत चढ़ जाएगा, तो बिलीव ऑन इट, हम बिलीव, काली बिल्ली गुजर जाए तो बहुत से तक जो हैं वो इसी चीज के ऊपर, बल्कि मैं तो कभी कभी सोचती हूँ वो मार देते हैं बेचारे जानवर को, सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम्स जो उनके बने हुए हैं। तो खैर ये है कि जो जेनजी है ना, वो अवेयर बहुत है। अभी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, हिप्नोसिस की, उसके अंदर ज्यादातर जो आ रही होती हैं वो एक तो खवातीन जो मेरी शायद उम्र की हैं या मुझसे बड़ी उम्र की हैं, वो भी आती हैं, और एक जो सेगमेंट हमारे पास आता है वो आता है टीनेजर्स का बहुत ज्यादा, या जो अर्ली
20s में होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि शादी से पहले ही अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो वो बच्चे भी आ रहे हैं, शौहर नहीं बर्दाश्त करेगा और शौहर को बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये होता है कि अब वो दे आर वेरी मच अवेयर, क्योंकि एडवांसमेंट इतनी ज्यादा और हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। मेंटल वेलबींग पे काम करना अब रोज का काम बन गया। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि अच्छा अब 1-2 साल हो गए हैं तो चलो हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगा लेना चाहिए, कोच के पास चले जाना चाहिए। अब ये है कि आपको रोज कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। बिस्मिल्लाह, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, तो वो तो आपका प्रोसेस है कि अगर ऐसे सिम्टम्स हों तो आप किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट को आप उसको अप्रोच करें, और अपने कोई ऐसी 3 टिप्स दें कि अगर कोई ऐसा शिकार हो रहा हो तो वो क्या करे, ताकि इस पॉडकास्ट से कोई बेनिफिट ले सकें। बिल्कुल। अच्छा, मैं उससे शुरू करूंगी जो कोई भी घर पे बैठा है, गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, किसी एज ग्रुप का है, उसके सबसे पहले बात होगी। पहले तो आप अपने माहौल को देखें, आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप हर एक के पास आजकल एक मोबाइल है, और रात को सोने से पहले और दिन को उठने से जो ही आपकी आंख खुलती है तो हम सबसे पहले अपना मोबाइल पे जाते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आप कंटेंट क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम हो रहा है आपका कंटेंट। अगर तो वो प्रोडक्टिव कंटेंट है, गुड। अगर कोई प्रोडक्टिव बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, दैट्स नाइस। बहुत दफा ये होता है कि प्रोडक्टिव कंटेंट नहीं होता, आप जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं जो वायरल चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं। तो जो अब ये एक चीज बता रही हूँ ऑडियंस को भी, जो चीज आप कंज्यूम करेंगे ना, आपका माइंड और आपके थॉट्स वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। दैट्स फॉर श्योर। तो सबसे पहले तो जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपने अपने मोबाइल में देखना है कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, आप जो चीज देखेंगे वो बहुत से आजकल जो चीजें, ये बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ भी करते हैं, वो कहते हैं ये मेंटल हेल्थ से इसका कैसा ताल्लुक हो सकता है। मैं कहती हूँ कि जो आपकी डाइट है जी, बहुत जरूरी है कि डाइट आपकी, आप अपनी डाइट को देखें। आजकल हमारी डाइट, हम खाना घर का नहीं खाते। हम लोग का ये होता है फूड पांडा करवा लो, ये करवा लो, मैं समझती हूँ डायरेक्टली जो है ये कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। नट्स आप जो है वो ऑर्गेनिक खाना, हमारे पाकिस्तान में तो ये सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक जो है वो चीजें हैं जो बाहर बहुत महंगी मिलती हैं। तो अपनी डाइट में देखें कि डाइट में आप क्या अपने वाइटामिन्स, मिनरल्स आपके पूरे हैं कि नहीं है। बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल आप से मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप अच्छी फूड लेंगे तो वो आपके हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और तीसरी टिप क्या देंगे? तीसरी तो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। अब बाउंड्री सेटिंग का बहुत हम लोगों का होता है कि छट उसको मना कर देना, ये बाउंड्री सेटिंग होती है। कैसे करें हम बाउंड्री सेट? आपको पता होना चाहिए कि आप जब अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, बेशक बिजनेस आपका है, आप वहाँ जा रहे हैं, तो फिर घर को आपने पाक करके आना है, घर की वर्क और बैलेंस लाइफ। एग्जैक्टली, सो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। तो जब आप काम पे हैं तो वो सिर्फ काम पे फोकस होगा, और काम को सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे ही चाहिए होते हैं अगर फोकस से करें। उसके बाद जब आप घर आए तो प्लीज अपने मोबाइलों को बंद कर दें और स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद द पीपल जो आपके साथ रह रहे हैं। ठीक है, हम बहुत डिस्कनेक्टेड कॉम है। डिस्कनेक्टेड ये है कि हम साथ बैठे भी होंगे तो मोबाइलों पे होंगे, हम देख रहे होंगे क्या है, किस तरह है, दुनिया क्या कर रही है, पर अपने साथ बैठा स्पाउस में भी अपने बच्चे वो निगलेक्ट हो रहे होंगे। तो ये एक डिटॉक्स में कहती होती हूँ कि संडे वाले दिन डिनर्स करें आप, बिल्कुल फैमिली टाइम संडे वाले दिन अपने मोबाइलों को, बहुत मुश्किल भी ये चीज लगती है क्योंकि आदत लगी हुई है, तो मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, कुछ घंटों से शुरू करें, 1 या 2 घंटों से। आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया बाहर भी है और आप कनेक्ट करेंगे। जब आप कनेक्ट, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब आप ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो बहुत दफा जो है वो आप यू स्टार्ट फीलिंग सो गुड। इन्वेस्ट टाइम इन वट एवर यू फील लाइक डूइंग। आप पेंटिंग क्लासेस में जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो आपको अच्छा, स्विमिंग क्लासेस में जा सकते हैं, खाने की क्लासेस में जा सकते हैं। तो कुछ सीखें, स्किल सेट भी लेना बहुत जरूरी है, रादर देन जस्ट एक जो चल रहा है उसमें। बिस्मिल्लाह, मैं रशिया में था तो मैंने वहाँ पे एक फैमिली को देखा कि वो अपने सेल फोन बेडरूम में लेके नहीं जाते। बिल्कुल, वो सेल फोन बाहर रहते हैं, और आज भी लैंडलाइन मौजूद है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप जो है वो 12 बज गया या जो भी आपका सोने का टाइम है, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप लैंडलाइन पे कॉल कर लें। बिल्कुल,
और अब हमारे यहाँ ये हो गया है, जैसे आपने कहा ना, मैं उसमें और ऐड करूंगी, आपने कहा सोते सोते तक रहता है और उठने के साथ ही रहता है। रात में भी किसी वक्त आँख खुलेगी तो हम अपना व्हाट्सएप चीजें हम चेक कर रहे होते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं आपके, जब आप जो चीज कंज्यूम कर रहे होते हैं और सोने तक भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो असर करती है और आपका दिमाग जो है वो फिर वो सो नहीं पाता। आपका दिमाग तो 24/7 जो आपका माइंड है, ब्रेन है, वो 24/7 चल रहा होता है, वो प्रोसेस करता रहता है उस चीजों को। अच्छा, और मजे की बात ये बताती हूँ आपको अली, के हमारे माइंड को तो नहीं पता ना कि हमारा जो है वो फन टाइम कौन सा है। तो हम जो कंटेंट भी देख रहे होते हैं, हम तो अपनी रिलैक्सेशन के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन आपके दिमाग को नहीं पता वो कांस्टेंट प्रोसेसिंग में होता है, यानी काम की हालत में होता है। 3 वीक्स आपको चाहिए होते हैं किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। अगर आप 21 दिन उसको रिपीटेडली करते रहें तो आपका जहन इस चीज पे तैयार हो जाता है कि ये आपका ये वक्त है, क्योंकि वो तो आपकी रिपीटेशन 21 दिन चाहिए आपको बस कि अपना रूटीन को सेट कर ले। अच्छा, 21 दिन तो चाहिए होते, साथ में डिसिप्लिन भी चाहिए। बहुत दफा लोग जो होते हैं वो गोल्स तो सेट कर लेते हैं, अच्छा ये मुझे हैबिट करनी है, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन फिर वॉक करनी है, पहले दिन 3 घंटे कर ली, फिर उसके बाद खत्म। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर आप जरूर तवज्जो दें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लेकिन परफेक्शन की तरफ मत जाएं। बहुत दफा ये होता है, वजन कम की आपने बात की, हम 3 घंटे पहले दिन, हमारा अज़म क्या होता है कि आज 3 घंटे हमने जो है वॉक करनी है, डाइट हमने ये फॉलो करनी है, कुछ भी नहीं खिलाऊंगा, ये है वो। 1 दिन किया, 2 दिन किया, वो सस्टेनेबल नहीं होता। तीसरे दिन आप जो है वो दोबारा आपकी हैबिट्स जो हैं वो आ जाती हैं, जो आपकी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं। सो कोई भी चीज आपने करनी है तो कंसिस्टेंसी थोड़ा करें, लेकिन अच्छा करें, और आपका एक गोल हो कि भाई ये देखो, और गोल भी रियलिस्टिक बनाएं। बहुत दफा हमारे गोल्स होते हैं, वजन से ही बात है, तो एक मेरी दोस्त थी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा मेरा गोल बिस्मिल्लाह ये है कि ईद आग बड़ी आने वाली है, तो मेरा जो है ना वो, अब आपको पता कितना दिन है, 1 हफ्ता रह गया होगा, ये 2 या 3 दिन की पहले बात, मेरे 10 किलो कम हो जाए। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं अपने साथ? बस हाँ, वो 10 किलो मुझे पसंद आया, जोड़ा तो मैं पहन लूं। तो आप अनरियलिस्टिक अपने लिए टारगेट्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन फिर आप उसको फॉलो अप नहीं उसके साथ कर सकते। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करें। एक चीज और भी जो हमेशा आपको जहन में रखनी चाहिए कि हर चीज आपके लिए नहीं है। बिल्कुल, आपको देखना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या सूट करेगा, क्या सूट करता है। लेट्स सी कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई फंकी कलर्स होते हैं कि किसी के ऊपर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा। तो आपकी जैसे शख्सियत डेवलप होती है तो ज़रूरी है कि आप उसी अंदाज से चलें। अच्छा, हम एक किसी और तरफ हम कुछ बात करते हैं। हमने सोसाइटी के बिहेवियर्स के ऊपर बात की। अभी रिसेंटली पाक भारत जंग में हमने 2 टोटली डिफरेंट सिनेरियोज देखे। एक तरफ इंडिया था जहाँ पे हमें बड़ा नज़र आ रहा था कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं जंग के हवाले से, जो चीज़ हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है। दूसरी तरफ उसके टोटली डिफरेंट हमारी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी, जहाँ पे लोग चिल कर रहे थे, जहाँ पे लोग बहुत ही किसी हद तक जितना सीरियस होना चाहिए था उतने भी सीरियस नहीं थे, नॉन सीरियस एटीट्यूड था। वहाँ पे कहा जा रहा था जी जंग कर दो, और यहाँ वाले कह रहे थे आ जाओ, हमें कोई मसला नहीं है। ये नैरेटिव्स कैसे सोसाइटीज़ के अंदर बिल्ड हो गए और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल, अच्छा, इसके अंदर मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि हमारी साइड, अगर पाकिस्तानी साइड का मीडिया देखा जाए तो बहुत ही उन्होंने जो है वो मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा किया। जो रिपोर्टिंग भी हो रही थी वो भी बहुत जो है वो ऐसे ही नहीं कि सनसनीखेज बनाया हुआ हो, तो ये हमारी तरफ से है। तो जो आपका मीडिया आपको दिखा रहा है, सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है, वही लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। वहाँ की साइड का ये था कि बहुत ज़्यादा ऐसा था कि भाई हमने तो अब दे दिया। और क्योंकि आई वर्क विद इंडियंस एंड द इंडिविजुअल्स जो सिटीजन हैं इंडिया के, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, दे आर रियली नाइस पीपल। तो उनके साथ जब गुफ्तगू होती थी हमारी, क्योंकि कोचिंग असाइनमेंट्स वगैरह होती थी, तो वो कहते थे कि यहाँ तो बड़ी जंग का वो है, पता नहीं हमने क्या कर दिया, और यहाँ बिल्कुल कैजुअल। तो मैं कहती हूँ कि एक अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो
हमारे जो मीम्स भी चल रही थी ये जो है, तो एक अब वैसे स्ट्रेस की एनवायरनमेंट बहुत होती है। मैं जब भी अपने फ़ोन करती थी, मेरे वालिद जो हैं वो पेरेंट्स इस्लामाबाद में होते हैं, मैं इधर होती हूँ, तो मैं फ़ोन करती थी तो मैं कहती थी अब्बू आप क्या कर रहे हैं? बेटा वो जंग वाला देख रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो मैं कहती थी अच्छा चलें ठीक है। तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते थे। हमारा ऑन द अदर हैंड जो यूथ होती थी या कुछ होती थी, तो ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हमें मिल रही थी ना मीम्स से, तो हमारा वो जो स्ट्रेस का लेवल होता था उसको बैलेंस आउट, वही जो आपने बात की कि कहीं ना कहीं कैथारसिस हो रहा था, लेकिन जब आप उसके अंदर एंगेज हो जाते हैं तो फिर वो आपके जहन पे असरार डालते हैं। बिल्कुल। दूसरी इसके अंदर मैं ये कहूँगी अली कि जो जंग का होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जंग, और ये मैंने एक और भी जगह ये बात की, जंग उनके लिए जो जंग लड़ रहे हैं, ऐसे ही है, जंग उनके लिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जंग उनके लिए जिन्होंने दफनाए अपने प्यारे, जंग हमारे लिए घरों में बैठ के जब हमारे पास सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारा जरूर हुआ कि रात को जब ड्रोन्स वगैरह होते तो हम डरते थे या क्या हो गया किस तरह हो गया, लेकिन वो जंग उनके लिए थी। आज भी उस माँ से आप पूछें, क्योंकि इर्तिजा जो बच्चा शहीद हुआ था, इर्तिजा तूरी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का जो है वो बेटा था, तो उनको तो पता ही नहीं था रात को क्या होना है, और रात को वो सोए हुए थे, माँ अपने बच्चों को लेके सोई हुई थी, और एकदम से जो है वो अटैक हुआ और बच्चे की डेथ हुई। तो उस माँ से हम पूछे ना तुम्हारे लिए जंग क्या है, तो उसने तो बहुत बड़ा खो दिया ना, अपना सासा खो दिया। तो ये हमारा जो एटीट्यूड आपने वो देखा है, डेफिनेटली मैं आपके साथ सहमत हूँ कि थोड़ा सा नॉन सीरियस भी जा रहा था, क्योंकि हमें शायद बहुत ज़्यादा हम अपने सोशल मीडिया पे रिलाई कर रहे थे, फन पे रिलाई कर रहे थे कि भाई ठीक है पाक फोर्सेस कर लेंगे, लेकिन हमारा वो जो एक जुस्तजू थी ना कि यार हमने करना है, हम मीम वॉर में तो बहुत अच्छे से जीते, लेकिन साथ साथ जो है वो हम थोड़ी देर के लिए याद जरूर रखते हैं कि जी अब बच्चा अभी उसकी डेथ हुई है और बच्चों की डेथ हुई है, लेकिन हम फिर भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये भूलने वाला हम ना करें, हमें हो कि हम एहसास करें, बल्कि माजी से सबक भी लें। और जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये कोई मजाक नहीं है कि जंगे, और खुदा ना खास्ता अगर ये चीज बढ़ जाएगी तो ये दोनों ममालिक के लिए बड़ी नुकसानदेह है, आपकी तरक्की रुक जाएगी जो भी हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में। और सबसे बड़ा फैक्टर ये कि आप जो अपनों को खोने का गम है वो आपको नहीं मालूम कि वो किसके साथ कहाँ क्या हो गया। एक दिन के लिए अली अगर यहाँ छुट्टी अनाउंस हो जाती किसी भी सूरत हाल की वजह से, दुनिया तो बढ़ रही है ना आगे, दुनिया तो चल रही है, कारोबार भी चल रहे हैं, एजुकेशन भी चल रही है, सिर्फ एक ही मुल्क जो है जिसके अंदर वो छुट्टी दे दी गई है वहीं रुक गया। हमने फन भी कर लिया, चिल भी कर लिया, लेकिन तरक्की रुक गई। तो ये भी हमें देखना है कि हमारा जो है वो हमारी जो ग्रोथ, रेवेन्यू, ये बिजनेस बहुत इफेक्ट होते हैं। हम चीजें बहुत सी शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशंस में भी हम डिस्कस करते हैं। जापान, जहाँ पर कोई नेशनल हॉलीडे होता है तो वो उनका मोटिव ये होता है कि इस दिन हम ज्यादा काम करेंगे, और हमारे यहाँ ये है कि कोई भी नेशनल इवेंट होता है तो हम कहते हैं जी छुट्टी दे दो, सब घर बैठ जाओ। तो ये माइंडसेट है। हमें जापान पसंद तो है, लेकिन हम जापान वाले वो हम फॉलो नहीं कर सकते। मैंने एक इसमें जापान से मुझे याद आया कि जापान की मैं एक वैसी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, जैसे आपने कहा कि वहाँ पब्लिक हॉलीडे होता है, तो एक इसी तरह एक डॉक्यूमेंट्री में एक पब्लिक हॉलीडे था। तो उस दिन उन्होंने क्या किया कि वो पूरी जो कम्युनिटी थी उन्होंने अपना जो जितना, वैसे भी वो साफ सुथरे लोग हैं, हमसे बेहतर ही हैं वो डिसिप्लिन में, लेकिन उन्होंने उस दिन जो है वो जो उनके जो मेस थी क्रिएट हुई वो सारी सब, यानी कि कुछ प्रोडक्टिव किया। तो वो जब आप करते हो ना कि मैंने जाया दिन नहीं किया, ये एक नेशनल लेवल पे नहीं, हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचें तो हम बहुत दफा छुट्टियों को जाया करते हैं। सैटरडे संडे आता है, हम कहते हैं जी वो खाला के घर गए, मामू के घर चले जाएं, खाने में बिरयानी अम्मा बना दो, लेकिन हम कभी भी वो चीज नहीं करते कि यार आज छुट्टी है तो मैंने अपने लिए क्या किया, क्या मैंने अपना कमरा भी साफ किया है कि नहीं किया। वो सारी चीजें हम एलिमिनेट करके फन एक्टिविटीज पे जाते हैं। एक और चीज, हम जो सोसाइटी के बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, जो सोसाइटी बिल्ट होती है क्या नीचे से ऊपर होती है या ऊपर से नीचे होती है? यानी जो हमारी रूलिंग क्लास है जिस अंदाज की वो होगी, हम उस अंदाज के होंगे, या जो हम हैं अगर हम अच्छे हैं तो रूलिंग क्लास भी हमारी अच्छी होगी? हम अच्छे हैं तो रूलिंग क्लास भी अच्छी होगी, क्योंकि वो हम ही में से आ रहे हैं। तो ये सारी मैं कहूँगी कि एज अ नेशन, हम नेशन में
हमारे पॉलिटिशियंस भी नेशन में ही आते हैं, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर वो भी नेशन में आते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी, सारे हम लोग एक नेशन है ना, एक कलेक्टिव नेशन है। तो ये इंडिविजुअल पे हो रहा है। वही बात है कि माइंडसेट जो है वो आप इंडिविजुअल बेसिस पे जब शिफ्ट करेंगे तो एक बंदा अगर कल मैं एक शायद एक वीडियो थी वो देख रही थी कि आई थिंक सॉकर की वो था, प्लेयर्स खड़े हुए थे, बारिश हो रही थी, आपने शायद आपकी नजर से गुजरी हो तो बच्चे सामने थे, तो वो कहते हैं ना काइंडनेस जो होती है वो एक बंदा एक्शन करता है तो सारे को एक रिपल इफेक्ट होता है। तो एक जो बारिश हो रही थी वो बच्चे पे आ रही थी, तो एक जो सॉकर प्लेयर था, पता नहीं किस कंट्री का था, उसने अपनी जैकेट उतारी और उसको दे दी, और एक कवर हुआ तो उसको देखते हुए वो सीरीज में सबने अपना किया। तो एक बंदा अगर इम्प्रूव कर रहा है ना, उसको देख के उसके बच्चे भी करेंगे, उसकी बीवी भी करेगी, उसके माँ बाप भी शायद करें। तो एक घर अगर ये चीज कर ले कि यार हमें ये चीज करनी है, हम यहाँ से शुरू करें, तो घर के घर जो है वो ठीक होते जाते हैं। अगेन फिर मैं कुछ जापान से क्योंकि कुछ इंस्पायर भी हूँ, कुछ उसकी स्टडीज और रिसर्च भी पढ़ता रहा हूँ, तो ये जो आपने बात की ना, ये आपका जो बिहेवियर होता है, खास तौर पे जो मैन ऑफ द हाउस है, जो मर्द है, जो पाकिस्तानी सोसाइटी में ख़ास तौर पे हम बात करें या इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन के अंदर, मर्द जो है वो अपने घर को चलाता है। अगर वो अपनी बीवी के साथ अच्छे अंदाज से डील करेगा, उसके बच्चे भी इसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे और सोसाइटी में भी बेहतर करामत। इसकी एक और भी मैं मिसाल आपको बड़ी प्रोडक्टिव दे देती हूँ कि हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने जो है ना वो जहेज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जहेज देना भी है और फिर वो सारा लेना वाले भी वो होते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी थी, तो उन्होंने कहा हमें जहेज नहीं चाहिए, बल्कि सख्ती से मना किया कि हमें नहीं, और जहेज की जगह ये नहीं है कि भाई आप प्रॉपर्टी नाम लगवा दो या कुछ इस तरह, उन्होंने कहा हमें नहीं लेना, बल्कि हम जो है वो पूरा फर्नीचर जो है वो घर कमरा जो है वो सेट करके देंगे। अब उन्होंने वहां से जो है वो एक चीज शुरू की, तो उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि जिनके साथ ये हुआ, जो बेटी वाले थे, जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो उन्होंने भी यही चीज रखी। तो ये एक चीज जो है वो चेन शुरू होती है, तो वो एक जगह से शुरू हुआ तो वो पूरा चेन क्रिएट होती जाती है चेंज की। बिस्मिल्लाह, आपके साथ एक क्विक हम दिस एंड दैट सेगमेंट करते हैं। बिल्कुल। कोचिंग या थेरेपी? कोचिंग। सुबह जल्दी उठना या रात देर तक जागना? रात देर तक जागना और काम करना। अच्छा। माइंडसेट या स्किल सेट? माइंडसेट। इमोशनल इंटेलिजेंस या आईक्यू? इमोशनल इंटेलिजेंस। वर्कशॉप देना या 1-to-1 कोचिंग? वर्कशॉप देना, क्योंकि वो बहुत से लोगों को किया जा सकता है मासेस पे। काम म्यूजिक या एनर्जेटिक प्लेलिस्ट? एनर्जेटिक प्लेलिस्ट। रीडिंग बुक्स या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, थैंक यू। लोगों को सुनना या उन्हें इंस्पायर करना? लोगों को सुनना और उनसे इंस्पायर होना। ओके, गुड। ऑफलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन सेशंस? ऑनलाइन सेशंस। टीम कोचिंग या इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स? आई वुड से टीम कोचिंग। टीम कोचिंग। ग्रोथ या कंफर्ट? ग्रोथ या कंफर्ट? ऑफ कोर्स ग्रोथ। नॉट कंफर्ट? कंफर्ट में कोई ग्रोथ नहीं है। अच्छा। ग्रोथ में आगे कंफर्ट। हम जो है वो नॉर्मली कंफर्ट जोन ही में रहते हैं, तो बहुत सी चीजें लूज कर देते हैं। बिल्कुल। स्पीड या डेप्थ? डेप्थ। एक्शन या रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन। फॉर्मल या कैजुअल स्टाइल? कैजुअल स्टाइल। या ऑन, ये डिपेंड्स? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। टीचिंग एडल्ट्स या यूथ? एडल्ट्स। एडल्ट्स। थैंक यू वेरी मच बिस्मिल्लाह, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और आपने बहुत सी ऐसी बातें की कि जिसके ऊपर अमल किया जाए तो हम सोसाइटी को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली आपके इनवाइट करने का, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करने का, और जो है वो लोगों को आप इंस्पायर करें, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इन्विटेशन। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।